अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आनिया कुल और आप देख रहे हैं सीए स्टडी हब। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली सॉरी, बहुत दिनों बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। एक्चुअली बहुत सारे काम एक साथ अलाइन हो गए थे, मैं बिज़ी चल रही थी काफ़ी। पहले कैफ के एग्ज़ाम्स, उसके बाद इंडक्शन की टेंशन एट ऑल, जो कि अभी भी जारी है। मैंने सोचा अब बहुत लेट हो चुका है, बट कोई बात नहीं, जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स हैं मेरा वेट कर रहे होंगे, तो उनके लिए ऑडिट के लिए वीडियो बना दी जाए। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो अब मैं आपको बताने लगी हूँ टिप्स टू पास ऑडिट, दैट इज़ कैफ 8। बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलूँगी कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आप उन पे ट्रस्ट रखें, ठीक है। वो आपको जो पढ़ा रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहे हैं। तो आपने ऑडिट की क्लास में बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना है। आपने ऑडिट की क्लास लेते वक्त फ़ील करना है दैट यू आर एन ऑडिटर, ताकि जब सर हमारे कोई क्वेश्चन करा रहे हों, हमें कोई सिनेरियो समझा रहे हों, कोई एग्जाम्पल समझा रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो, हम उसको अपने इमोशंस के साथ जब अटैच करके समझेंगे ना, वो हमें लाइफ टाइम याद रहेगा। क्योंकि ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको उसको याद रखना पड़ेगा। देखिए, कंपनी लॉ अगर आप भूल भी जाओ कोई बात नहीं, बिज़नेस लॉ आप भूल भी जाओ कोई बात नहीं, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकलिटी कम है। बट फॉर ऑडिट ये मेन सब्जेक्ट है आपकी सीए जर्नी का। तो इसके लिए आपको रट्टे नहीं लगाने, मतलब रट्टे शायद लगाने पड़ जाएं, बट विथ प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स। लेकिन विदाउट कॉन्सेप्ट आपने किसी चीज़ का रट्टा वगैरह नहीं लगाना, ठीक है। आपने सारे कॉन्सेप्ट्स लेने होंगे। अब हम आते हैं टिप्स पर। तो सबसे पहली टिप है इफ़ेक्टिव रीडिंग। तो देखिए, आप ये बात याद रखिए, आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है एज़ कम्पेयर टू जब आप उसको सुनते हैं। क्योंकि पढ़ने से आपकी 3 सेंसेस काम करती हैं। सबसे पहली, आप उसको बोल रहे हो, ठीक है। दूसरी, आप खुद उसको सुन रहे हो। और तीसरी, जब आप कोई चीज़ रीड कर रहे हो तो उसको आप अपनी मेमोरी में भी चला रहे होते हो कि ये चीज़ ऐसे होती है। तो आपकी 3 सेंसेस इसमें यूज़ हो रही हैं। तो इफ़ेक्टिव रीडिंग आपने इसके लिए करनी है। ऑलराइट, सेकेंड चीज़ जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, दैट इज़ पास्ट पेपर प्रैक्टिस, ठीक है। अब पास्ट पेपर प्रैक्टिस में मैं आपको रिकमेंड करूँगी सर आसिफ का वॉल्यूम 2, ऑल द वे बेस्ट। आप चाहे जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, जिस भी, कोई मसला नहीं है, सर आसिफ का वॉल्यूम 2 आप जाके परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है उसकी, ठीक है। और वो इतना हेल्प करेगा आपको कि आपकी सोच है, आपने उससे ना कि सिर्फ रिटन प्रैक्टिस करनी है, बल्कि आपने उससे वर्बल प्रैक्टिस भी जारी रखनी है। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मैंने उसमें रिटन प्रैक्टिस भी की थी और वर्बल भी, और लास्ट के डेज़ में ख़ास तौर पे मैंने वर्बल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा उसमें की थी। वर्बल प्रैक्टिस क्या है, जस्ट आपने एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उस क्वेश्चन को समझना है, सही है, कि इसमें क्या है क्या रहा है। उसके बाद आपने अपने माइंड में घुमाना है कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद आपको उसका आंसर जाके पढ़ना है और फिर आपने समझना है क्या चीज़ ऐसी थी जो आपने नहीं सोची लेकिन वो है इसके आंसर में, और उस आंसर को आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। इस तरह से मैंने वर्बल प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा की थी, यानी एक तरह से रीडिंग प्रैक्टिस मैंने पास्ट पेपर्स की बहुत ज़्यादा की थी। और ये जो इफ़ेक्टिव रीडिंग है ये आपने वॉल्यूम 1 की करनी है, ठीक है। और वॉल्यूम 1 में ये है कि आपने जो आपके चैप्टर्स हैं उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। मैं आपको अपनी लास्ट में सर आसिफ की वॉल्यूम 1 से मैंने तैयारी की थी, मैं आपको अपनी बुक भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। थर्ड चीज़ है कि आपने की पॉइंट्स को हाईलाइट कर लेना, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे रीडिंग तो कर लेते हैं बट वो हाईलाइट नहीं करते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से जब वो वापस उस चीज़ को पढ़ते हैं तो उनको याद नहीं आ रही होती कि यहाँ हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसका मतलब क्या था। तो इसलिए अगर आप जब हाईलाइट करते हो रीड करते टाइम तो वो चीज़ आपको मेमोराइज हो जाती है। और आपने ये नहीं कि पूरी बुक ही हाईलाइट कर दी है, नो, आपने सिर्फ वो पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना ज़रूरी है। और हाईलाइट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करो हाईलाइटर के। मैं आपको अपने हाइलाइटर्स दिखाऊं अगर, तो मेरे पास डिफरेंट तरह के हाइलाइटर्स मौजूद हैं, ठीक है। और जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं वो ये हैं मैजिक के, ठीक है। ये आप जाके परचेज़ कर सकते हो। मे बी मैंने 600 या 400, इसमें ये 6 कलर्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ।
एंड दे आर अमेजिंग। मैंने अपनी पूरी ऑडिट की बुक को इतना कलरफुल बनाया हुआ है ना कि कोई भी स्टूडेंट उससे याद करके आराम से अपना पेपर निकाल सकता है। उसके अलावा ये पिकासो के हाइलाइटर होते हैं, तो नॉर्मल 3 कलर्स में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एक मेरे पास ये हाइलाइटर था तो मैं एक ये वाला यूज़ कर लेती थी, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे हाइलाइटर्स यूज़ हुए हैं ऑडिट की बुक में वो ये वाला हाइलाइटर्स हैं, ठीक है। तो आप किसी भी अच्छी स्टेशनरी शॉप पे जाके, वैसे मैंने ये गुल प्लाजा से परचेज़ किया था, आप किसी भी अच्छी जगह जहाँ आपको पता है कि डिफरेंट तरह की स्टेशनरी आती है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है और बहुत अच्छे हाइलाइटर्स है, इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते, तो आप ये परचेज़ कर सकते हो जाके और फिर अपने लिए यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ तो ये स्टिकी नोट्स हैं छोटे वाले, ठीक है। ये मैंने बहुत अपनी बुक में यूज़ किए। जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था तो मैं उसको बुक मार्क की तरह साइड में लगा देती थी और उस कॉन्सेप्ट का या उस टॉपिक का नाम लिख देती थी। मैंने आप ये समझ लो कि पेपर से एक दिन पहले जस्ट उन्हीं कॉन्सेप्ट को पूरा रिवाइज़ किया था। उसके अलावा डिफरेंट तरह के जो है स्टिकी नोट्स आते हैं, तो मैंने वो बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं। इस तरह के आप स्टिकी नोट्स ले सकते हो, ठीक है। और आप इस तरह के जो स्टिकी नोट्स होते हैं उनको अपनी पढ़ाई को कलरफुल बनाएं, कलरफुल चीज़ें याद रहती हैं। तो ये मैंने सॉफ्ट बोर्ड भी बाय किया हुआ है, तो मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखा दूँगी। तो ये है वो सॉफ्ट बोर्ड जिसकी मैं बात कर रही थी। तो वो मैंने अपनी पढ़ाई में काफ़ी यूज़ किया है, फॉर MFA भी और फॉर ऑडिट भी। तो MFA की वीडियो तो नेक्स्ट होगी इसके बाद, तो उसमें वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब हम चलते हैं टिप नंबर 4 पे, दैट इज़ रिकॉलिंग कॉन्सेप्ट। आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो उसको आपने उसी दिन रात में रिकॉल करना है। रिकॉल क्या होता है? बेसिकली आप सोने के लिए लेट गए, अब अपने दिमाग में घुमाओ आपने आज क्या पढ़ा। सही है, मैं आपको मिसाल देती हूँ। मैंने आज पढ़ी ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में कितने तरह के ओपिनियंस होते हैं भाई? ऑडिट रिपोर्ट में जो है हमारे एक मॉडिफाइड ओपिनियन होता है, एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन होता है। ओके, मॉडिफाइड ओपिनियन कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। क्वालिफाइड होता है, एडवर्स होता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है। ठीक हो गई बात। अब हम किन सूरतों में मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं? तो वो हमें पता है कि जब हमारी मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो, ठीक है। अब मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन हो, अब उसमें आ जाती है मटेरियलिटी। अगर तो चीज़ सिर्फ मटेरियल है तो क्या आ जाता है? हमारा क्वालिफाइड ओपिनियन आ जाता है। अगर चीज़ मटेरियल भी है और परवेसिव भी है और मिस स्टेटमेंट है तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास एडवर्स ओपिनियन आ जाता है। और अगर हमारे पास स्कोप लिमिटेशन है जो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है जिसका इफेक्ट, तो फिर हमारे पास डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाता है। ये मैंने रिकॉल किए हैं, ये मैं अपने दिमाग में चला रही हूँ रात को सोने से पहले ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने करना है, अगले दिन आपने क्या करना है? सेम चीज़ रिपीट करनी है, आपने उसको दोबारा से रिकॉल करना है। अगर आप कोई चीज़ भूल रहे हो तो आप बुक खोल के अपनी देख लो कि क्या चीज़ है जो आप भूल रहे हो, ठीक है। ये आपने क्या करना है? आपने थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। फिर उसके बाद 3 दिन बाद आपने रिकॉल करना है। कोई चीज़ आप भूल लो उसको एक बार रिवाइज भी कर लेना है पूरा। फिर 1 हफ्ते बाद आपने यही चीज़ करनी है। और उसके बाद आपने कब करना है? जब भी आपका उस चैप्टर का टेस्ट हो या उसका आप मॉक देने जा रहे हो जो कंबाइंड चैप्टर्स का आता है, उससे पहले आपको वो चैप्टर वो कॉन्सेप्ट रिवाइज करना होगा, ठीक है। डन हो गया। अब 5th पॉइंट पे बात कर लेते हैं। क्या है? हमें की पॉइंट्स को नोट डाउन करना है लेक्चर से। जैसे मैंने सर आसिफ से पढ़ा है, वो कोई भी इंपॉर्टेंट बात, कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे रहे होते थे, कोई टिप बता रहे होते थे पेपर से रिलेटेड, तो मैं अपने रजिस्टर में उसको नोट डाउन कर लिया करती थी। उससे होता ये था, एक तो लिखने से आपको चीज़ें याद रह जाती हैं, तो वो मुझे याद भी रह जाती थी बात। और जब मैंने अपने नोट्स को रिवाइज़ किया तो तब भी मेरे सामने आ गई, तो एक बार मुझे रिकॉल हो गया, हाँ सर ने इस चीज़ का ऐसे बोला, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने टिप नंबर 6, आपने ग्रिप रखनी है स्ट्रॉन्ग ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, जो मैंने भी आपको बताया। इसमें ही गोइंग कंसर्न का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क और सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आपको ऊपर वीडियो का जो है टैग मिल जाएगा, ठीक है। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, वो मैंने गाइड किया हुआ है डिटेल में। इनहेरेंट रिस्क और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के 2 पार्ट हैं जिसमें मैंने काफ़ी हद तक इनहेरेंट रिस्क और सब्सटेंटिव को कवर किया हुआ है। मैं आगे भी उसकी वीडियोस बनाऊंगी। और अगर आप लोग चाहते हो मैं ऑडिट रिपोर्ट भी आप लोगों को पढ़ाऊँ, विदिन 1 to 2 आवर्स में पूरी ऑडिट रिपोर्ट आपको पढ़ा दूँ, या और जो भी ऑडिट के चैप्टर्स हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया, रिलेटेड पार्टी, तो आप प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर
दिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोग के लिए वीडियो बना पाऊँ, क्योंकि मुझे ऑडिट पर्सनली बहुत पसंद है और मुझे अच्छा लगता है इसको पढ़ाना। टिप नंबर 7 है रीड एंड मेमोराइज एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट। कोई एक चीज़ भी आपने ऑडिट के पेपर में नहीं छोड़नी। आपने हर एक चीज़, भले वो पेपर में कभी भी टेस्ट ना हुई हो। जैसे मैं आपको बताऊं, एक कॉन्सेप्ट था कि अगर जो है कंपनी के डायरेक्टर्स जो हैं वो ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करते तो उनके ऊपर एक पेनल्टी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट कभी भी टेस्ट नहीं हुआ, कभी भी, बट मैंने उसको भी इतनी बार रिवाइज़ किया, इतनी बार मैंने बोला भाई कभी भी कोई चीज़ टेस्ट हो सकती है, तो मुझे अपना सारा पोर्शन हैच करके जाना है कि कोई भी चीज़ रह ना जाए। मैं हर चीज़ के लिए फुली प्रिपेयर्ड रहूं और पेपर के टाइम में पैनिक ना करूं। जो बच्चे सेलेक्टिव स्टडी करते हैं वो पेपर में पैनिक करते हैं जब उनके सामने कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो उन्होंने प्रिपेयर नहीं की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर पेपर के लिए ऐसे ही किया और ऑडिट के लिए ख़ासकर मैंने एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ा, एक भी चीज़ को नहीं छोड़ा। मतलब पूरी ऑडिट की बुक को मैं घोल कर पी गई थी, इस तरह आप समझ लें। उसके बाद यही चीज़ कि आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। टिप नंबर 8 है आपने सारे टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं और मॉक अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट वाले हो सकता है चैप्टर वाइज टेस्ट ना लेते हों, तो अगर आपको चैप्टर वाइज टेस्ट चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, ठीक है। मैं अपनी ईमेल आपको प्रोवाइड कर दूँगी नीचे, फिर मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी जो मेरे पास सर आसिफ के सारे टेस्ट और मॉक पड़े हुए हैं, ठीक है, विद सॉल्यूशंस मैं आपको दे दूँगी। लेकिन सॉल्यूशन आपने पहले नहीं देखना है, सॉल्यूशन आपने उसको कम करने के बाद देखना है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। बहुत हेल्प आउट किया चैट जीपीटी ने मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप उससे समरी बनवा सकते हो। आपने कोई कंसेप्ट पढ़ लिया, आपने रिवाइज़ करना है, तो आप उसको बोलो इस आयज़ा के बारे में मुझे बता दो, आयज़ा 570 के बारे में बता दो, भाई आयज़ा 200 के बारे में बता दो, आपको डिटेल बताएगा। फिर आप उससे स्टडी एंड लर्न वाला मोड ऑन करके आप उससे बोलो मुझसे सवाल करो, तो आपसे सवाल करेगा। तो जो आजकल वो चलता है ना फ्लैश कार्ड्स आई गेस, तो अगर अब हमारे पास फ्लैश कार्ड्स मौजूद नहीं है तो हम चैट जीपीटी को एज अ फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं। हम उसे बोलेंगे हमसे सवाल पूछो और उसके नीचे फिर वो उसके आंसर बाद में हमें बताएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ चैट जीपीटी के साथ होती है। दूसरी चीज़, चैट जीपीटी का आप ऐसे यूज़ करो कि आपको कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ गया, मीनिंग समझ नहीं आ रही, आप चैट जीपीटी पे सर्च करो, उसको समझो, उसको याद कर लो वर्ड को। ऑडिट टिप नंबर 10 भी ये कि आपने ऑडिट की वोकैबुलरी को भरपूर तरीके से याद करना है। मैं आपको अपनी डायरी दिखाती हूँ जिसमें मैंने ऑडिट की ऑलमोस्ट जो भी वोकैबुलरी होती है मैंने इस तरह से करके सारी चीज़ें लिखी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब के मीनिंग मुझे आते हैं, ठीक है। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट हासिल होगा, आगे भी आपके वर्ड्स काम आएंगे और दूसरा ऑडिट के लिए तो काम आएंगे ही आएंगे। तो आपने उसकी वोकैबुलरी को अच्छे से याद कर लेना है। और चैट जीपीटी से आपने एक और हेल्प लेनी, वो है सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए। आप कोई भी आप उसको बोलो कि मुझे सिचुएशन बना के दो, फिर उसके सब्सटेंटिव प्रोसीजर बताओ, या कोई सिचुएशन आप उसको दे दो, आप बोलो इसके सब्सटेंटिव क्या क्या पॉसिबल है। तो इस तरह आप चैट जीपीटी के साथ खेल, एक प्लेइंग मोड की तरह आप वो कर सकते हो, जैसे आप खेल ले चैट जीपीटी के साथ, और इस बहाने आपकी ऑडिट की पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी सारी टिप्स जो ऑडिट के लिए मैंने फॉलो की और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर पास हो गया इन दी फर्स्ट अटैम्प्ट। अब मैं आपको अपनी ऑडिट की बुक दिखाने लगी हूँ। ये मेरी ऑडिट की बुक है, इग्नोर दिस, ओके। अच्छा, ये मैं आपको ये दिखा देती हूँ, ये जो मैंने लगाया है। अब मैं आपको पूरी बुक वैसे तो नहीं दिखा रही है, देखें आप इस तरह करके देखें, दैट्स हाउ माई, ये सर ने कुछ चीज़ें हमें बताई थी तो मैंने ऐसे लिख दी। इस तरह मेरी कलरफुल थी ये बुक, और ये मैं कुछ चीज़ें बुक में ही लिख लिया करती थी ताकि, क्योंकि मैं बुक को ज़्यादा प्रेफर करती थी एज़ कम्पेयर टू माई रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर में मैं ज़्यादातर प्रैक्टिस करती थी सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर्स जो इतने कम टेस्ट होते हैं, मैंने इनको भी इतने अच्छे से प्रिपेयर किया था। कैन यू इमेजिन, बच्चे छोड़ के जाते हैं चैप्टर, मैंने इसको भी अच्छे से किया था। इस अटैम्प्ट में नहीं आया, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट अटैम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन आएंगे। क्वालिटी कंट्रोल इन ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, इन चैप्टर्स में से कुछ भी आ सकता है। अब मैं आपको सिर्फ जो ये वाली चीज़ें ना जिनको मैंने किया हुआ ये खोल खोल के दिखा रही हूँ। मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट, तो मैंने
इसके बारे में चीज़ें की है। उसके अलावा नेक्स्ट जो मैंने किया हुआ है दैट इज़ इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। तो इसके बारे में किया है। आप एक चीज़ याद कर लो दैट इज़ ऑडिट रिस्क। ये इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी बहुत पूछते हैं, टेस्ट में, इंटरव्यू में, हर जगह। तो ये वाली इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए फॉर द फ्यूचर एज वेल। फिर सब्सटेंटिव में प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज बहुत इंपॉर्टेंट था। हर बार तकरीबन इसमें से कोई ना कोई चीज़ आती है, मतलब टेस्ट हो जाती है जिसमें हमें इसके प्रोसीजर वगैरह बताने पड़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टीज़, ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन का है और ये चैप्टर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये टॉपिक ख़ास तौर पे क्योंकि इसमें से आ जाता है क्वेश्चन। फिर कंडीशंस फॉर यूजिंग नेगेटिव कन्फर्मेशंस, ये 4 कंडीशंस हैं, इस बार भी टेस्ट हुई थी ये मेरी अटैम्प्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। फिर ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर द रिसीट ऑफ रिप्लाईज, यानी यहाँ से ये जो है ना कॉन्सेप्ट, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए कि ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा स्पेसिफिक रिप्लाईज के लिए। रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन और इसकी जो है ट्रांजैक्शन, क्यों रिस्क जो है होता है हाई रिलेटेड पार्टी में, तो ये चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर जो रिस्क है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स होते हैं और रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें रिलेटेड पार्टी कंप्लीटनेस चेक करने के लिए ये आपका टॉपिक अच्छा प्रिपेयर होना चाहिए। ये मैंने वो वहाँ पे ये यूज़ किए हैं जो मुझे लगता था बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट डे पे मुझे इनको ज़रूर देख के जाना है। फिर एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड रेलेवेंस, assumptions एंड मेथड्स, एक्सपर्ट्स फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन्स, ये बेसिकली है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़ ही यूजेस एक्सपर्ट्स इन एन ऑडिट, ठीक है। तो इसकी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट्स वर्क। उसके बाद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कब होगा, जब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो और अदर एविडेंस हो। उसके बाद ये सर आसिफ ने हमें ये चीज़ें केस 1, केस 2, केस 3 करके लिखवाई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, अदर एविडेंस नहीं है, इसका मतलब ये स्कोप लिमिटेशन है। केस 2 था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है, अदर एविडेंस मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमें डाउट आ जाता है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे, तो हम विड्रॉ कर लेंगे, तो ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है। केस 3 था, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है, अदर एविडेंस भी मौजूद है, लेकिन इनकन्सिस्टेंसी, यानी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में वो कोई और बात बोल रहे हैं, अदर एविडेंस कोई और बात बोल रहे हैं, इनकन्सिस्टेंट है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये A to B, फिर B to C एंड देन फाइनली C to, ये वाला कॉन्सेप्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब्सिक्वेंट इवेंट में। फिर प्रोसीजर टू परफॉर्म इन अ रिव्यू इंगेजमेंट, ये रिव्यू इंगेजमेंट के लिए आपको ये याद रखना होगा, यहाँ कंक्लूजन्स होते हैं नॉट ओपिनियन। और प्रोसीजर्स जो इसमें ज़रूरी हैं वो आपने थोड़े से यहाँ से देख लेना, ये वाले इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, अदर रिव्यू प्रोसीजर, इसमें यूज़ ऑफ वर्क बाय अदर्स, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, सब्सिक्वेंट इवेंट, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न, तो ये आपने याद कर लेने, इसमें से आ जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट माय ऑडिट। अब मैं आप लोग को पेपर भी अपना शो कर देती हूँ। तो ये है मेरा ऑडिट का पेपर। मैंने सबसे पहले तो सारे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट पढ़ी थी, एज़ यूजुअल रिक्वायरमेंट आपने पढ़नी चाहिए। उसके बाद सबसे पहले ये टोटल रट्टे वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, मैंने इसको अटेम्प्ट किया था। अच्छा, आपने चैप्टर नंबर भी लिख लेना, मैंने चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 9 ऐसे करके लिख लिया था ताकि मुझे याद रहे, और ये सारे मुझे अच्छे से याद थे, तो मैंने इसको सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट किया था, ठीक है। यहाँ बेसिकली चैप्टर 4 टेस्ट हुआ था, क्योंकि गोइंग कंसर्न वगैरह की सारी यहाँ पे बातें थी। अच्छा, उसके बाद आई गेस मैंने ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, चैप्टर 10 से आया था। इसमें आइडेंटिफाई करना था और एक्सप्लेन करना था ऑडिट रिस्क को, और लिंक करना था हर रिस्क को उसकी रेलेवेंट कंपोनेंट से, जो कि ऑडिट रिस्क है, यानी ये इनहेरेंट रिस्क है, कंट्रोल रिस्क है, या फिर डिटेक्शन रिस्क, ये बताना था इसमें। तो ये चैप्टर 20 का क्वेश्चन था।
क्वेश्चन था जिसमें हमें रिटन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताना था। अच्छा, यहाँ पे 3 एक साथ क्वेश्चन थे। ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन था, इसको मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया था। क्वेश्चन 3 में बताती हूँ क्यों मुश्किल था ये। पहले आते हैं हम यहाँ, तो चैप्टर 14 से ये क्वेश्चन आया था। नेगेटिव कन्फर्मेशन टेस्ट हुआ था यहाँ पे, और प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसेस के बारे में चीज़ें थी, तो ये भी इजली हैंडल हो गया था। 4 ऑडिट प्रोसीजर इन रिस्पॉन्स टू द कन्फर्मेशन रिप्लाई शोइंग अ लोअर बैलेंस दैन ATL's लेजर। 2 प्रोसीजर्स बताए थे, ईजी वन। फिर यहाँ पे जर्नल IT कंट्रोल और एन एप्लीकेशन कंट्रोल, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, मैं ऊपर डाल दूँगी, तो ये भी आपने जाके देख लेनी है, ठीक है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ द फायर इंसिडेंट, ये वही सब्सटेंटिव आया हुआ था, ये भी आसानी से हो गया था। फिर ये एथिक्स का क्वेश्चन आया हुआ था। मैं अपनी डायरी में लिखना भूल गया कि एथिक्स पे भी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। एथिक्स वाले चैप्टर पे उससे भी हमेशा क्वेश्चन आता है। तो ये कोड ऑफ एथिक्स का था। थ्रेट इन्वॉल्व, फंडामेंटल प्रिंसिपल बताने हैं, हमेशा यही आता है। थ्रेट्स बताओ क्या हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या हैं जो उससे अफेक्ट हो रहे हैं, और उसकी सिग्निफिकेंस भी पूछ ली जाती है। फिर ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन जो कि मुश्किल था। अच्छा, इसमें मुश्किल क्या, पहले इसके आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको इजी लगेगा, लेकिन जैसे ही आप ये पढ़ोगे ना आपको मुश्किल लगेगा। क्यों? पहले तो बोलने हैं कि एनालिटिकल प्रोसीजर इस्तेमाल करने के लिए आपने चीज़ें बतानी है। फिर बोलने यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑडिट रिस्क इन पेरोल कॉस्ट। पेरोल कॉस्ट में क्या रिस्क है ये बताना है, और उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर बताना है। अब इन दोनों सवालों में क्यों फंसी मैं, क्योंकि आपने यहाँ से आइडेंटिफाई करने थे, आपने जो रेशोज़ में चीज़ें पढ़ी हैं ना वो करना था, या एनालिटिकल प्रोसीजर्स को परफॉर्म करके आपने ये पता करना था कहाँ कहाँ रिस्क है। यानी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ऐसे लिखी हुई चीज़ों से पता नहीं चल रहा, आपने कंपैरिजन करके पता करना था कि रिस्क कहाँ है। और ये जो एक्सप्लेन द फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर व्हेन यूजिंग एनालिटिकल प्रोसीजर एज सब्सटेंटिव ऑडिट एविडेंस फॉर पेरोल, ये तो आसान सी बात थी, इसमें मुश्किल नहीं था कुछ। तो ये था मेरा ओवरऑल पेपर। 5 से 10 मिनट पहले मैंने पेपर कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद जस्ट मैं रिवाइज़ कर रही थी चीज़ों, कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दी लिखने में। तो ये होता है, आपने ऑडिट के पेपर में अपनी राइटिंग स्पीड बहुत तेज़ रखनी है, क्योंकि लेंदी पेपर होता है, लिखना बहुत होता है, टाइम शॉर्ट होता है। तो ये था सारा ऑडिट के बारे में कि कैसे मैंने ऑडिट के पेपर को पास किया। इंशाल्लाह आप लोग भी पास कर सकते हैं। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो ऑन टिप्स टू पास MFA, जो कि अब है हमारा BIA, बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस, जो कि प्रीवियसली था MFA। उसके बारे में मैं आपको मज़ीद गाइड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन जुड़े रहिए CA स्टडी हब के साथ और वेट करिए नेक्स्ट वीडियो और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करिएगा कि क्या मुझे ऑडिट के जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको पढ़ाना चाहिए या नहीं। पढ़ाना चाहिए तो वो भी बताइएगा कि कौन से टॉपिक्स को पढ़ाना चाहिए। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।